Hello, good evening everyone. Welcome to the third lecture of periodic table. Quickly join karo session. Quickly join करो. साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो. गुड इवनिंग अविनाश. साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार. ओके. ठीक है, तो पिछले अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल का 2 लेक्चर किया है. पहले लेक्चर में हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा था, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखा था. और सेकंड लेक्चर के बारे में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया दिया था कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में रखा गया है. ठीक है, ये चीज़ है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे. आह, ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है. मैंने इसका नाम भी बताया था कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना. जो भी बातें हम लोग करते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पूरे केमिस्ट्री में सीखेंगे, वो इसी पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखते हुए, सबकी प्रॉपर्टी, सबके रिएक्शन, सबकी सारी बिहेवियर इसी पीरियोडिक टेबल को देखकर हम लोग सीखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. ये तो जनरली सब बच्चों को पता ही रहता है, लेकिन फिर भी बाबू, हम एक बेसिक सा क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहते हैं. यहाँ पर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है ना, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अरेंज एलिमेंट्स जो हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया गया है. तो बेसिस क्या है अरेंजमेंट का? कौन सा बेसिस है जिसके कारण ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं? है ना, तो आप बेसिकली हम पूछना चाह रहे हैं कि बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स क्या है ना. तो ये है आपका एटॉमिक नंबर. क्या है? एटॉमिक नंबर. है ना, एटॉमिक नंबर के बारे में सबको बेसिक आइडिया तो होता ही है केमिस्ट्री में. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. देखो ध्यान से, सबसे पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1. उसके बाद 1 के बाद देखो ये 2 है, हीलियम. उसके बाद देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन. है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो रो वाइज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से है. जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, आपके एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट अरेंज होते चले जाएंगे. फिर वह देखो वहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पे सोडियम 11 12 13 14 15 16 17 18 18 खत्म हो गया. फिर 19 20 21 इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिस, आपसे कोई बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ ले कि आपने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है इस पीरियोडिक टेबल में, तो आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, चलो. पिछले बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं. ये पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं या 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं. आज आप हमको बताइए कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं. चलो फटाफट कमेंट करना चालू करो. पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं बताओ. पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो कितने एलिमेंट हैं? 2. सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड पीरियड में कितने हैं? वैसे ही 8 हैं. फोर्थ पीरियड में कितने हैं बताओ. फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
18 है। फिफ्थ में कितने हैं? फिफ्थ में कितने हैं? सिमिलरली 18। सिक्स्थ में कितने हैं? सिक्स्थ में कितने हैं? यहाँ तुम मिस्टेक कर जाओगे। यहाँ पे आपको वो बात पता होना चाहिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। बताओ, सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 नहीं है। 18 नहीं है। आप भूल गए कि सिक्स पीरियड में ये जो लैंथनम है, इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इसी के हैं। ये पूरा का पूरा आपका जो लैंथेनाइड सीरीज है, ये जो आपका पूरा लैंथेनाइड्स है, इसका पीरियड नंबर क्या होता है? 6, मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? आपके एक्टिनाइड्स, है ना, एक्टिनाइड्स। इसका जो पीरियड नंबर होता है वो होता है 7। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक तो आपको 18 दिख ही रहे होंगे, और प्लस ये 14 वाले भी इसी के अंदर हैं, है ना। ये लैंथनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। मैंने पिछले बार भी कट किया था, इस बार भी हम कट कर दे रहे हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, लैंथनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 14 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इसी इसी सिक्स पीरियड में लैंथनम के बाद के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग थी, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एफ सब शेल में जा रहा था, इसलिए मैंने इनको अलग से रिप्रेजेंट किया है। जबकि पूरा का पूरा लैंथेनाइड सीरीज सिक्स पीरियड का है, और पूरा का पूरा एक्टेनाइड सीरीज सेवेंथ पीरियड का है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? वो 18 और ये 14 मिलकर 32। सिमिलरली सेवेंथ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 32, है ना। तो ये सब बहुत बेसिक फंडामेंटल है, आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब तुम हमको यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन होगा और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है और शॉर्टेस्ट पीरियड क्या? आपको पता चल गया कि यहाँ पर कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो कमेंट करके बताओ कि लॉन्गेस्ट पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होगा। मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो ये दो है। पहला वाला पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है क्योंकि उसमें दो ही एलिमेंट है, वो सबसे छोटा पीरियड है ना। और सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड आपके लॉन्गेस्ट हैं, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो लॉन्गेस्ट में तो आप 6 और 7 दोनों बोल सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट में आपको पहला पीरियड बोलना पड़ेगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा पीरियड सिक्स्थ और सेवेंथ होता है, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और बाकी जो पहला पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है दो इसमें? एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। चेक करो, देखो, हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम, यही दो एलिमेंट्स हैं जो आपके फर्स्ट पीरियड में है। ठीक है, एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं, ठीक है, जो भी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। आप हमको लॉन्गेस्ट ग्रुप बताइए। लॉन्गेस्ट ग्रुप बोलो या लार्जेस्ट ग्रुप बोलो, या वो ग्रुप बताओ जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। वो ग्रुप बताओ जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अविनाश, साउंड क्लियर है ना? अविनाश, लॉन्गेस्ट ग्रुप, ग्रुप आप किसको बोलते थे? वर्टिकल कॉलम वाले को बोलते थे। तो ध्यान से रखो, ये वाला जो ग्रुप है, जो आपका ग्रुप 3B बोल लीजिए, या आप नॉर्मली इसको थर्ड ग्रुप बोल सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप है ना, या डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा डी ब्लॉक होता है, तो डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, फर्स्ट ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है। क्यों ज़्यादा एलिमेंट्स हैं? आपको तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 2 3 4, लेकिन आप भूल गए कि पूरा का पूरा लैंथेनाइड और पूरा का पूरा एक्टिनाइड सीरीज जो है वो ग्रुप नंबर 3 रखता था। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो ग्रुप नंबर है वो 3 है। इसीलिए पूरे के पूरे ये टोटल 28 एलिमेंट, 14 लैंथेनाइड के और 14 एक्टेनाइड्स के, सब किस ग्रुप में है?
थर्ड ग्रुप में है, तो आपका 14 प्लस 14 28, और ये चार तो दिख ही रहा है 32। तो आपके ग्रुप नंबर 3 में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, इस वर्टिकल कॉलम में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिखता चार ही है, लेकिन इसके बाद जो लैंथेनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट हैं और इसके एक्टिनियम के बाद जो एक्टिनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे किस ग्रुप में हैं? ग्रुप नंबर 3 में है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 3। बोलो ना यार, क्लियर है? ठीक है, तो चलो अच्छे से देख लो इनको, फटाफट नोट्स में लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको प्लीज ये लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, चलो। ठीक है, अब थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपके पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें, स्पेशली अगर हम मान लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, इनकी बात करें, ठीक है, जैसे आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हो गए? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स हैं, है ना। ये सब जितने भी एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जनरली अपने पूरे ग्रुप के सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, है ना। ये जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सेकेंड पीरियड के, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के पहले एलिमेंट हैं। तो जनरली आप जब केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अपने ग्रुप के सारे से। ऐसा समझो, इसको आप बोलोगे बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव या इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन। इसको आप बोलोगे कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। इसको आप बोलोगे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इनका एक स्पेशल नाम है, ग्रुप 7 वालों का एक स्पेशल नाम है, याद रखना, इनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली, ठीक है, नाम है ग्रुप नंबर 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। तो इनके जो इनका इस फैमिली का एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्लियर है? ये सब हम लोग इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जनरली जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि आखिर पहले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने बाकी रेस्पेक्टिव ग्रुप वाले एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? तो उसके तीन रीजंस हैं, है ना। पहला रीजन, इनका स्मॉल साइज, इनका स्मॉल साइज। दूसरा, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी चैप्टर में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन टाइम बीइंग के लिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आपके जो टॉप एलिमेंट्स हैं, जो सेकंड पीरियड के जो टॉप एलिमेंट्स हैं ईच ग्रुप के, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ईच ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी वालों से क्यों डिफरेंट होती है? जैसे बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैरियम, इनसे थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है? या नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनसे डिफरेंट क्यों है? तो उनके तीन रीजंस आपको लिखने हैं। पहला रीजन क्या लिखोगे? जितने भी एलिमेंट्स पहले वाले पहले एलिमेंट्स हैं, इन सबका साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे आपके एटम का साइज क्या होगा? बड़ा होता जाएगा,
आपके एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम में कंपेयर करेंगे आप, तो एल्यूमिनियम की साइज बोरॉन से बड़ी होगी। तो जनरली ऊपर से नीचे आते वक्त आपके एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आगे आएंगी, लेकिन टाइम बिंग के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट करिए। ठीक है, तो क्योंकि इनका अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में सब में सबसे साइज छोटा होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके कारण ये एलिमेंट्स जो हैं वो अपने बाकी के ग्रुप वाले एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो हम बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी चीज़ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत समझने वाला चीज़ है और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने वाला चीज़ है। आप ज़्यादा मत सोचिए कि क्या पढ़ना है, आपको जो बताया जा रहा है आप उस चीज़ पर फोकस करिए कि हाँ सर ने ये बताया है ना, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती है, तो ये 3 पॉइंट मुझे ध्यान में रखने हैं। आप इस बात का टेंशन मत लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और बात है जिसको हम लोग बोलते हैं, बाबू बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। केमिस्ट्री डेली पढ़ोगे घर पर, अगर आप केमिस्ट्री डेली नहीं पढ़ोगे तो आपकी केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं होगी, है ना। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी केमिस्ट्री आप डेली पढ़िए, डेली जो चीज़ हो गया है उन्हीं को बार बार पढ़िए। आप कितना भी लगे कि हाँ हमको ये चीज़ आ गया है, लेकिन आप उनको पढ़िए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद यहाँ क्या है, बोरॉन है, और उसके आगे क्या है, कार्बन। और लिथियम के नीचे देखो क्या है बताओ, सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, और उसके आगे फिर एल्यूमिनियम, और बोरॉन के आगे फिर एल्यूमिनियम के आगे फिर सिलिकॉन। ठीक है, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ डायगोनल, ऐसे टेढ़ा चीज, है ना, टेढ़ी चीज को आप क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पीरियोडिक टेबल में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि अगर तो हम तुमसे पूछें कि बताओ लिथियम के डायगोनल पोजीशन पर कौन है, लिथियम के डायगोनल पोजीशन पर कौन है, मैग्नीशियम है। तो लिथियम के डायगोनल पोजीशन पर मैग्नीशियम है। उसी तरीके से बेरिलियम के डायगोनल पोजीशन पर कौन है, एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, एल्यूमिनियम के साथ। उसी तरीके से बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो कब देखा गया कि लिथियम जो है वो अपने अब देखो होता क्या है, पीरियोडिक टेबल का क्या फंडामेंटल है कि लिथियम इस वाले ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिथियम अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इस ग्रुप वाले जैसे शो करेगा, या इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिथियम जैसी प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप एक बहुत स्पेशल चीज है जो आपको बताता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट अपने ग्रुप वालों के साथ तो प्रॉपर्टी शो करता ही करता है, लेकिन कभी कभी लिथियम मैग्नीशियम वाली भी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम भी शो करने लगेगा, है ना। जैसे बोरॉन का बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। तो बेरिलियम इस वाले ग्रुप का है, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करने लगेगी, एल्यूमिनियम के साथ करने लगेगी। सिमिलरली बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, सिलिकॉन के साथ है। तो बोरॉन अपने खानदान वालों के साथ तो प्रॉपर्टी शो करेगा ही सिमिलर, लेकिन साथ साथ में वो कभी कभी सिलिकॉन के जैसा भी प्रॉपर्टी क्या करने लगता है, शो करने लगता है। तो ऐसा हर एलिमेंट में नहीं होता, अब हर जगह आपको डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं है। ये तीन ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, जो अपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। डायगोनल रिलेशनशिप बोलने का मतलब ये है कि लिथियम जो है मैग्नीशियम की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम जैसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसे कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा, और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन जैसे कुछ प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। इस चीज को आप बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
है ना। तो अब यही तुमको पता नहीं है ना, तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएगा कि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। और बोरॉन किसके साथ कर रहा है, सिलिकॉन के साथ। है ना, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, है ना, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या शो कर रहे हैं, बोलो, डायगोनल रिलेशनशिप। अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे क्या, ये चीज़ है। ठीक है, चमका क्या, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर। आप वीडियो को देख देख के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। जल्दी बोलो, चमका क्या। हाँ, बस यही तीन एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। हालांकि हम आपको बता दें, अब तुम ये क्वेश्चन पूछे हो, तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में है, कुछ ऑथर्स जो हैं, या कार्बन और फॉस्फोरस ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका डायगोनल रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग या उतना पावरफुल नहीं है, है ना, कि हम लोग इनका भी स्टडी करें। तो आपके सिलेबस के हिसाब से तो यही तीन ध्यान में रखना है आपको। आपके जो सिलेबस में जेई मेंस एडवांस नीट जो भी सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको इन तीन एलिमेंट्स का डायगोनल रिलेशनशिप याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करेगी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मैच करेगी, और बोरॉन की सिलिकॉन से मैच करेगी, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वाई डायगोनल रिलेशनशिप। वाई डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों, क्यों आखिर लिथियम तो इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिथियम को सिर्फ इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ अपनी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, तो वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ क्यों कर रहा है। जैसे यहाँ पर बोरॉन है, तो बोरॉन को अपने फैमिली जैसे प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, वो सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, क्यों डायगोनल रिलेशनशिप हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनका सिमिलर चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है बोलो, सिमिलर चार्ज डेंसिटी। अब क्या है सिमिलर चार्ज डेंसिटी, है ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज डेंसिटी सिमिलर है। आप बोल सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, और आपका बोरॉन और सिलिकॉन का भी चार्ज डेंसिटी सिमिलर है। इनका मतलब इन दोनों का चार्ज डेंसिटी क्योंकि सिमिलर होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर पा रहे हैं, या इसीलिए लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच कर रही है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए शो कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी भी चार्ज डेंसिटी सिमिलर है। होता क्या है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये बेसिकली होता है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज का रेशियो, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज का रेशियो। जैसे लिथियम पे जो चार्ज आएगा, और लिथियम के साइज से ये रेशियो निकालो, लिथियम पर कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं भी आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लिथियम के साइज से आप उसको डिवाइड कीजिए, तो ये जो रेशियो आएगा ये लिथियम की चार्ज डेंसिटी बताएगा। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का चार्ज लीजिए, और मैग्नीशियम पे का जो साइज है वो डिवाइड कीजिए, आप देखेंगे कि ये रेशियो लिथियम और मैग्नीशियम के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता, सिमिलर का मतलब होता है वैल्यूज आसपास होंगे इनके, है ना। सिमिलर का मतलब क्या होगा कि इनके जो वैल्यूज हैं वो आपके आसपास होंगे, है ना। सिमिलर का मतलब नॉट इक्वल, बच्चे इसको थोड़ा कभी कभी गलत समझ लेते हैं। इक्वल नहीं मतलब आसपास इनकी वैल्यूज होगी, है ना। तो जो प्रॉपर्टी लिथियम के चार्ज के और लिथियम की साइज का जो रेशियो आएगा, वही रेशियो लगभग मैग्नीशियम के चार्ज और मैग्नीशियम के साइज का रेशियो आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास बेरिलियम का चार्ज और बेरिलियम का साइज ले लो, और एल्यूमिनियम का चार्ज और एल्यूमिनियम का साइज ले लो, ये रेशियो दोनों के लिए क्या आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल होने के कारण, चार्ज डेंसिटी इक्वल होने के कारण यहाँ पर इन दोनों सारे एलिमेंट्स में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप।
मेरी बात क्लियर है बाबू? देखो, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आप और अंडर डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते जाएंगे, लेकिन आप ये सोच लेंगे कि हम ये चीज़ जो बताया जा रहा है इस चीज़ को ना पढ़ें ना समझें, तो आप कल को इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको और क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए जो कुछ भी बताया जा रहा है उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो आपके पास ये रीज़न आ गया कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप इसीलिए होता है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होती हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिमिलर। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज का रेशियो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको कई बार देखेंगे, है ना। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस वाले चीज़ को कई बार देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनको बनाएंगे, इन पर बनाएंगे। ठीक है, तो तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखो हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो केमिस्ट्री में अभी उनके लिए नई नई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप प्लीज़ उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। कुछ समय के बाद कुछ एक दो चैप्टर्स केमिस्ट्री के और पढ़ लोगे तो तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। टाइम बिंग के लिए कोई भी चीज़ जब पहली बार आती है तो आपको उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, ठीक है, और लगे रहना है। क्लियर हो गया ये? तो डायगोनल रिलेशनशिप वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनना। जितने भी ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप टू बोलते हैं, जितने भी पीरियड टू के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे यहाँ पर अगर आप इनकी बात कर लो तो ये सारे अपने ग्रुप के पहले पहले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बाबू रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो बेसिकली वो एक अलग कारण के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन पे रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं था, और क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका सबसे कम था तो स्टार्ट तो इसी से करना था, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी इसके साथ मैच करेगी, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हैलोजेंस के साथ मैच करेगी, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, समय आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको टाइम बिंग के लिए हाइड्रोजन को भी अगर हम यहाँ से हटा लें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अपने अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। आपसे पूछेगा कि किस पीरियड के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे, तो बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, बच्चे ये समझते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट, जो पीरियड नंबर टू के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे पहले एलिमेंट्स हैं अपने पीरियोडिक टेबल, अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के। तो बच्चे बोलते हैं कि पीरियड टू के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, वो अपने ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। देखो क्या हुआ ना, लिथियम ने बोला कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, बेरिलियम ने बोला कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बनेंगे, है ना, बोरॉन ने बोला कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बनेंगे। तो लोगों ने लिथियम से पूछा कि तुम क्यों बनोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो लिथियम ने बोला क्योंकि हम, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे ग्रुप के जितनी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो उन्होंने बोला कि सुनो सुनो इधर आओ, जब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रही है, तो तुम ये क्यों नहीं बोलते हो कि तुम धोखेबाज हो। तो लोगों ने पूछा क्यों धोखेबाज हो, तो बोला कि तुम अपने ग्रुप के साथ साथ किसी दूसरे एलिमेंट के ग्रुप के साथ भी रिलेशन रख रहे हो। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है ना मैग्नीशियम के साथ, लिथियम इस वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो शो ही कर ही रहा है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो इसको बोल दिया गया कि जब तुम अपने ग्रुप के साथ साथ किसी दूसरे पर भी ध्यान दिए हुए हो तो हम तुमको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बनने देंगे। उसी तरीके से बेरिलियम बोलने लगा कि हम बनेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, हम इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बनेंगे। तो लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि बोला कि फिर बेरिलियम बोला कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेगी। तो बोलेगा अच्छा अच्छा ये बात तो है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं छुपा रहे हो कि तुम्हारा नाजायज संबंध एल्यूमिनियम के साथ भी है ना, तुम ये क्यों छुपा रहे हो कि तुम्हारा नाजायज संबंध किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी है ना। तुम अपने ग्रुप के वाले के साथ तो प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ भी है ना, इसीलिए हम लोग तुमको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बनाएंगे। सेम कहानी किसके साथ हो जाएगी, बोरॉन के साथ हो जाएगी। तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा होता है कि ग्रुप
पीरियड 2 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, और बदले में पीरियड नंबर 3 के, क्योंकि पीरियड नंबर 3 में कोई भी एलिमेंट किसी के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करेगा। जैसे अगर आप सोडियम की बात कर लो तो सोडियम की वही प्रॉपर्टी रहेगी जो इन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की रहेगी। सोडियम का और किसी भी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखना कि पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब कहे जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो ये पूरी कहानी है बाबू डायगोनल रिलेशनशिप की और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। Due to diagonal relationship, period 2 elements are not referred to as representative elements, whereas period number 3 में जितने भी elements हैं they do not show any diagonal relationship with other group elements. That's why period number 3 elements are known as representative elements. है ना, जैसे आपको कोई पूछे कि ग्रुप नंबर 1 का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होगा तो सोडियम होगा, ग्रुप नंबर 2 का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होगा तो मैग्नीशियम होगा। ठीक है, चमका क्या? देख लो अच्छे से, इसको देखो। अच्छा, आईपीएल कैंसिल हो गया ना, हम वही सोच रहे कि स्कोर क्यों नहीं दिखा रहा है। हाँ, पोस्टपोन्ड हो गया। इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, नहीं, हाइड्रोजन के क्या है ना, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। जब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन इनके साथ भी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और ये जो ग्रुप 17 है जिनको हम लोग हैलोजेंस बोले थे 5 मिनट पहले, वो उनके साथ भी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ कि हाइड्रोजन को इनके साथ रखा जाए या इनके साथ रखा जाए, समझ रहे हो। तो इसमें हुआ कि फिर हाइड्रोजन क्योंकि पहला एलिमेंट था, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, 1 है इसका एटॉमिक नंबर, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ रख दिया गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैच करती है। ठीक है, हम बता रहे हैं ना बाबू, तुम मेरी बात का विश्वास करो, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती जाएगी। आप रिसर्च करने जहां लगेंगे ना कि अभी हम आज ही पीरियोडिक टेबल और इन सारे एलिमेंट्स में एक्सपर्ट हो जाएं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही दिन में समझ में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको अच्छे से करिए, आने वाले समय में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब हमको तुम बताओ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जनरली पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव, कभी नाम सुना है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, जैसे आपसे केमिस्ट्री में पूछेगा, इन पीरियोडिक टेबल में जनरली पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एटम है और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस। तो जिन एटम का न्यूक्लियस क्या होता है बोलो, अनस्टेबल होता है, उनको आप बोलते हैं कि वो रेडियो एक्टिव होंगे। क्या होंगे?
रेडियो एक्टिव होंगे। और रेडियो एक्टिव होने के कारण, न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के कारण, ये हमेशा अपने में से कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडिएशंस क्या करते हैं? एमिट करते हैं, है ना। हमेशा हमेशा, जैसे यूरेनियम, आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ले सकते हैं, यूरेनियम। अरे बोलो ना, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे या कभी सुने भी होंगे कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। अगर आप यूरेनियम को यहाँ पर रख दो तो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते रहेंगे, और जो आप अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके लिए हार्मफुल है ना। तो क्यों यूरेनियम रेडियो एक्टिव है? क्योंकि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने में से कुछ रेडिएशंस या कुछ पार्टिकल्स क्या करता है? एमिट करता है। फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी नाम का, हम लोग बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ के लिए कुछ छोड़ दीजिए। टाइम बिंग के लिए आप जानिए कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उनको आप क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जितना जितना आपको ये एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, एक्टिनाइट्स, पूरा का पूरा एक्टिनाइट्स, ये पूरे के पूरे, ये दोनों नहीं होते, पूरा का पूरा एक्टिनाइट्स, ये ऑल दिस 14 एलिमेंट्स, जितने भी ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, है ना। तो आप ये पूछा जा सकता है कि एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं या नहीं। तो आप हमेशा याद रखना कि एक्टिनाइट सीरीज के पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? रेडियो एक्टिव है। तो फिर सवाल आया कि लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं कि नहीं। उसमें बस ये वाला प्रोमीथियम, है ना, प्रोमीथियम, PM, प्राइम मिनिस्टर, है ना। लैंथेनाइट का प्राइम मिनिस्टर ही रेडियो एक्टिव है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लैंथेनाइट खानदान का जो प्राइम मिनिस्टर है, या लैंथेनाइट देश का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये एक एलिमेंट है, इसका नाम है प्रोमीथियम, ठीक है, प्रोमीथियम, है ना। तो प्रोमीथियम एलिमेंट जो है वो आपका रेडियो एक्टिव है ना। दिस इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और ये मैन मेड भी है ना, मैन मेड एलिमेंट भी मैन मेड एलिमेंट्स भी है ना। जैसे आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होता है वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए हैं। तो प्रोमीथियम उनमें से एक एग्जाम्पल है। तो प्रोमीथियम से रिलेटेड दो बातें याद रखना, यूनिक है, पूछते हैं। द ओनली लैंथेनाइट विच इज रेडियो एक्टिव इज प्रोमीथियम, है ना। और पूरा का पूरा जो एक्टेनाइट सीरीज है, पूरा का पूरा जो एक्टेनाइट सीरीज है वो आपका रेडियो एक्टिव है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप चीज़ों में देखना चाहते हो तो थोड़ा देख लो। देखो यहाँ थोरियम, ध्यान से देखो, थोरियम पहला, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम, 90 से लेकर के 92, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं। और इसके बाद 93 से लेकर के 103 तक, ये जितने हैं ये आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल या मैन मेड, मैन मेड रेडियो एक्टिव है, ठीक है। पूरा का पूरा एक्टिनाइट्स रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसमें भी शुरू के तीन, 90, 91, 92, थोरियम, प्रोटैक्टियम और यूरेनियम, ये जो हैं ये आपके नेचुरली रेडियो एक्टिव है, मतलब ये नेचर में पाए जाते हैं और ये रेडियो एक्टिव हैं। और 93 से लेकर 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आर्टिफिशियल या मैन मेड या लैब में बनाए गए हैं, है ना। और ये सब रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन ये सब आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, और कोई दिक्कत? चलो आओ यहाँ पे कुछ, चलो रेडियो एक्टिव वाला भी हो गया। अब कुछ चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी, जैसे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप कौन सा है?
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन सा है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कौन सा है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है ये वाला, ग्रुप नंबर 1A बोल लीजिए या ग्रुप नंबर 1 बोल लीजिए। ये जो पहला ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो तुम हमको बताओ कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बताओ हमको। आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है, बेसिक केमिस्ट्री है 8 9th, आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? ठीक है, देखो, आपके पास मान लेते हैं आपके पास कोई एक एलिमेंट एक्स है। ठीक है, जब ये एक एलिमेंट एक्स मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि इन पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनके एलिमेंट सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, है ना, क्योंकि जब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो कि चीजें न्यूट्रल थी, न्यूट्रल में से नेगेटिव चीजें निकल जाएंगी तो क्या बचेंगी, पॉजिटिव चीजें बचेंगी। मान लो इसके पास 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज था, ऐसा सोचो, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज था, उसमें से एक नेगेटिव तुमने निकाल दिया, तो अब इसके पास 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्ज बचे, तो इसके पास ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलने का मतलब ये है, या ग्रुप 1 वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसका मतलब जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं सबसे आसानी से। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हर एक एलिमेंट को बोला जाए कि तुम इलेक्ट्रॉन छोड़ो, तो सबसे ज्यादा ये छोड़ेंगे, है ना, ज्यादा नहीं मतलब सबसे इजीली छोड़ेंगे, है ना, इन ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर पाते हैं, इसीलिए ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। बाबू इतने खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट्स इन सारी चीजों से निकलेंगी ना कि आप सोच नहीं पाएंगे, और उस दिन आपको ध्यान में आएगा, हम आपको बोलेंगे कि याद करो हम तुमको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्यों ऐसा, देखो हम तुमको बताते हैं क्यों ऐसा, तुमको समझ में आ जाएगा। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, बोलो है या नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है, 1s2 फिल्ड है, 2s2 भी फिल्ड है, 2p6 की बात आएगी 1 2 3 4 5 6 ये भी फिल्ड हो गया, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सोचो अगर हम तुमको बोले कि ये सोडियम बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैंने आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाया था कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, 3s वाला। तो अगर ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 3s1 तो रहेगा नहीं। अब तुम हमको बताओ कि इसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे फुलफिल्ड हैं कि नहीं, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, बढ़ती है। ये भी मैंने आपको क्वांटम नंबर के टॉपिक में पढ़ाया है कि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। अरे बोलो ना। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपने इजिली लूज कर देता है तो इसके पास एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि Na और Na प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, Na प्लस ज़्यादा स्टेबल है ना, ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, स्टेबिलिटी का। तो अब तुम बताओ कि तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सब तुम यहाँ पे जो हम बताए थे आपको, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा,
मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हम आपको ग्रुप वगैरह पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा और सेकंड वाले का NS2 होता है, इसीलिए ये S ब्लॉक है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इन सब के S ऑर्बिटल में या S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसकी तरह, है ना। तो ये सब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देंगे तो सबका जो है वो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा, और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इन सारे एलिमेंट्स को पता है कि अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे। और हर कोई किस चीज़ के लिए मरता है? स्टेबिलिटी के लिए मरता है ना। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो इजीली ये वाले ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। कितने बच्चों को चमका? बोलो यार। हम्म, ठीक है, चलो, ये भी सीख गए तुम। अब थोड़ा इस ग्रुप के बारे में ध्यान से सुन लो। ये ग्रुप भी तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का जान है। जितने क्वेश्चंस इस ग्रुप पर बनते हैं उतना शायद किसी ग्रुप पर नहीं बनते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये चार खासकर। नीचे वाले दोनों का स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इन चार एलिमेंट्स को हमेशा याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद करने के लिए फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। ठीक है, याद रखने के लिए आप इसको हमेशा ऐसे याद रख लेना कि ये फादर हैं, कलेक्टर हैं, और ये उनका बेटा है जो क्या बना है? इंस्पेक्टर। ठीक है, हमेशा याद रखना, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस पूरे खानदान को हैलोजेंस बोलते हैं या हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और उसमें इन चार एलिमेंट्स की केमिस्ट्री आपको भर भर के पढ़नी है, हर जगह पढ़नी है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्यों क्यों है कि क्यों ये सबसे ज्यादा आते हैं? इन सारे एलिमेंट्स की एक बहुत ही खास बात होती है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, या जो ग्रुप 17 है, या जो हैलोजेंस हैं, है ना, या जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है ना। यहाँ पर जैसे ग्रुप 1 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, उसी तरीके से ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन टाइम बीइंग के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी बात कर लो, लास्ट वालों की। इनको बोलते हैं नोबल गैस। क्या है ये? नोबल गैसेस। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस इनका होता है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िग मोस्ट यहाँ पे लिख लो, ऊपर नहीं दिख रहा तो। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, है ना, अपने अपने पूरे पीरियड में। जैसे हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब से ज़्यादा स्टेबल क्या है? नियन है। ये नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज का कॉन्फ़िगरेशन तुम इनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसमें जिस भी सब सेल में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हमेशा फुलफिल्ड दिखेंगे। तुम चेक करो, हीलियम के लिए लिखोगे 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ लिख लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो क्या आ जाएगा? 1s2। उसके बाद कौन सा है? नियन। एटॉमिक नंबर कितना? 10। 1s2, 2s2, 2p6। उसके बाद क्या आएगा? आर्गन 18। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद भी तुम आगे लिख सकते हो, लिखते चले जाओगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं देख लो, एस पूरा भरा हुआ है, एस, एस, पी सब फुलफिल्ड है। इसमें भी देखो, ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड। तो नोबल गैसेस की एक खास बात होती है कि ये हमेशा किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं? बोलो। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। बाबू ये सारे कॉन्सेप्ट प्लीज़ अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना।
ठीक है, इसीलिए तुम जनरली देखोगे कि ये नोबल गैसेस जो हैं वो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना, जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, हमेशा स्टेबल है। जो चीज स्टेबल है वो खुद किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कोई रिएक्ट भी किसी के साथ तब करता है जब उसको स्टेबल होना होता है, लेकिन ये तो खुद फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठे हैं, खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो नोबल गैसेस जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। बहुत समय तक तो यही माना जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद, पिछले कुछ समय में इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे जेनॉन, है ना, जेनॉन एक ऐसा नोबल गैस है जिसके आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। बहुत ध्यान से समझना बाबू, जेनन एक ऐसा नोबल एलिमेंट है या नोबल गैस है, ठीक है, जिसके कंपाउंड मिलते हैं, जैसे XeF4, XeF6, है ना, XeO3, इस टाइप के। तो जेनन के कुछ कंपाउंड्स, जेनन के जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो खोजे गए हैं या डिस्कवर हुए हैं या लैब में बनाए गए हैं, लेकिन बाकी इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट करके कोई भी दूसरा कंपाउंड नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ जेनन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगा, जेनन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो ये सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। सब के बारे में बाबू पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री में हर एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो नोबल गैसेस में आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हमेशा आपको फुलफिल्ड दिखेगा, इसलिए नोबल गैसेस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। बहुत समय तक तो यही माना जाता था कि इनमें से कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन या कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जेनन के कुछ कंपाउंड्स मिले तो वो एक अलग बात है, नहीं तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। बोलो, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इनको आप हैलोजेंस बोलते हैं, और ये नोबल गैसेस हैं। नहीं तो वो नहीं है ना, क्योंकि हम आपको रीजन बताए थे कि डायगनल रिलेशनशिप वही शो करेंगे जिनकी चार्ज डेंसिटी सिमिलर होगी। आप, अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों नहीं है? ये इन तीनों ने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और थोड़ा बहुत कार्बन ने अपने पूरे खानदान का नाम बर्बाद करके रखा है। इन इन क्या बोलते हैं, इन लोगों के कारण, इन लोगों के बदमाशी के कारण, कि अपने परिवार के साथ साथ किसी दूसरे के साथ भी नाजायज संबंध रख रहे थे ये, इसके कारण इन्होंने पूरे सेकंड पीरियड को बदनाम करके रखा है। तो हम ये कैसे बोल देंगे कि सेकंड पीरियड रिप्रेजेंटेटिव है ना, क्योंकि सेकंड पीरियड में तो ये लोग दुष्ट लोग भी आएंगे, है कि नहीं, तो इसीलिए इन्होंने पूरे अपने सेकंड पीरियड का नाम खराब करके रखा है। तो इन्हीं लोगों के कारण जो है आप ग्रुप पीरियड 2 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई आपको, यहाँ वाला बात ये क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आगे आने वाले इसी चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, एक और चीज़ देख लो, ये जो नोबल गैसेस है इनको आप जीरो वैलेंसी ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? जीरो वैलेंसी ग्रुप, है ना। जब से कोई पूछे कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी जीरो होती है, वैलेंसी मतलब सबको पता है 8, 9, 10 में वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, नहीं भी पता है तो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये जीरो वैलेंसी ग्रुप है ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, और स्टेबल है तो अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अनरिएक्टिव है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, है ना, तो इनकी वैलेंसी जो है वो जीरो है। फ्लोरीन, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा कि जेनन जो है वो फ्लोरीन, इनके फ्लोरीन ऑक्सीजन इनके साथ जो है वो तो बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर आपको इनकी वैलेंसी दिखेगी। हाँ ठीक है, इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैलेंसी दिख रही है, लेकिन फिर भी पूरे ग्रुप का ऑन एन एवरेज जीरो वैलेंसी ही बोला जाता है, ठीक है। वैलेंसी मतलब किसी दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, XeF4, जेनन ने कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कितने फ्लोरीन को जेनन ने जोड़ा है, 4 को, तो इसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ वैलेंसी कितनी है, 6 है ना। तो इस तरीके से जब बॉन्ड्स बनते हैं तो वैलेंसी आती है, ठीक है। ये अब ये सारे तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते, किसी के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाते, तो इनकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी।
है ना। तो ओवरऑल जेनन की कुछ वैलेंसीज आपको देखने मिलेंगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, जीरो। तो आपसे सिंपली है, कोई पूछे कि जीरो वैलेंसी वाला ग्रुप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो वैलेंसी वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 18 या नोबल गैसेस। ठीक है बाबू, देखो हम आपको एक बात बता रहे हैं, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, वैलेंसी ये सारी चीजें समय आने पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन टाइम बिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप एज इट इज समझने की कोशिश करिए। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, कम से कम 1.5 से 2 महीने चलेगा। ठीक है, और वो चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का बैकबोन है, वो आपको पूरे केमिस्ट्री का बेसिक सिखा देगा। और इसका अगला वाला चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल के बाद अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, हर एक चीज उसका बताएंगे, मेन से लेके एडवांस तक। ठीक है, वो चैप्टर एक बार पढ़ लोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम केमिस्ट्री सीख गए, यकीन मानो। और उसमें हर छोटे छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन टाइम बिंग के लिए उसको भी पढ़ने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको थोड़ा समझिए, डाइजेस्ट करिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री में आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? ओके। एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, ये भी थोड़ा सा देख लो। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आपको यूरेनियम दिख रहा है ना, 92। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक। ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। है ना, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। हाँ, ये लिख लो, ये कभी कभी आपको काम आएगा। ट्रांस मतलब ऐसा नाम रख दिया गया कि उनके बाद। है ना, देखो यहाँ पे क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरेनियम और यूरेनियम से पहले वाले जितने हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, नेचुरली रेडियो एक्टिव है। और इसके बाद जितने भी हैं वो सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल या मैन मेड हैं। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए कि भाई आर्टिफिशियल और मैन मेड जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, तो बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, मतलब यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स में आएंगे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। है ना, वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, कोई कोई टर्म्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। ये टर्मिनोलॉजी का भी कहीं यूज ही हो गया किसी क्वेश्चन में तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। अच्छा, ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद वाले। बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर तो बाबू इंडिविजुअली इन सब ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। जब आप कल से क्या होगा, नेक्स्ट क्लास से, कल मोस्टली हम लोग 2 क्लास करेंगे। ठीक है, एक दिन में भी करेंगे और एक शाम में भी करेंगे, क्योंकि बहुत इरेगुलर क्लासेस हो गए हैं इधर, 1-2 दिन से छूट गया है। और कल हम फ्री भी हैं क्योंकि सैटरडे को छुट्टी भी है ना। तो सुबह में जो मेरे बैचेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, एक बैच के बाद हम फ्री हैं। तो कल हम लोग 2 क्लासेस करेंगे और अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बस ये पढ़ रहे थे कि पीरियोडिक टेबल है, इसको देखना सीख जाइए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। कल से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और कल से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पूरे चैप्टर में हम लोग 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट्स की। सबसे पहला पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, फिर हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। है ना, तो मान लो कि लगभग एक एक क्लास 1.5 क्लास सब पे लगेगा, आने वाले 4-5 क्लास लगेंगे और ये पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम आज स्टार्ट इसीलिए नहीं कर रहे कि कल आप इतना कुछ आराम से रिवाइज करके आइए, कल से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे।
है ना। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी तक आप पढ़ रहे थे, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। 2 क्लास लगा लगभग, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। कल से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस इसी पार्ट से ज़्यादा आता है, क्योंकि ये सारे पार्ट कॉन्सेप्चुअल हैं, समझने वाले हैं। एक एक करके इंडिविजुअली इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, दोनों टाइम पे केमिस्ट्री ही होगा। थोड़ा आप अपने ये एप्लीकेशन वाले ग्रुप पर, जो हमारा ऐप है मेरिटोरियम एकेडमी का, उस ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा। हम सुबह के समय में एक मैसेज डालेंगे कि आपका दोपहर का क्लास कब होगा, और शाम का क्लास तो फिक्स है, इसी टाइम पर होगा, 7 बजे। ठीक है। कल, कल क्लास है क्या? तुम्हारा स्कूल है? अच्छा, तो कल फ्री ही रहोगे। हाँ, ठीक है। चलो, तो पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।